आज हम हार्ट की बीमारी के लिए सीके बिल्डा हॉस्पिटल में कुछ विशेष जानकारी के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, एवं डॉक्टर अक्षय शर्मा, हार्ट सर्जन। इनसे जानकारी के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ओम प्रकाश मोदी, श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति अध्यक्ष। मेरे साथ शेखावाटी अग्रवाल समाज के महासचिव श्री सुरेश जी अग्रवाल भी हैं। मैं डॉक्टर अक्षय शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि आजकल क्या हार्ट ऑपरेशन में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कुछ इस तरह के जिसमें बहुत कम अवधि में आदमी ठीक हो सकता है, इस तरह की कुछ नई प्लानिंग्स आए हैं? बाईपास ऑपरेशन और बाकी हार्ट की सर्जरी में आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर जोर देना चाहूँगा डॉक्टर बेनीवाल की बात पे कि जीवन शैली में परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अपने हृदय रोगों से बचाव के लिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, हृदय में हार्ट में परेशानी, छाती में दर्द, छाती में जकड़न, ऐसा होने पे नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं, नज़दीकी अस्पताल में जाएं। ये ना सोचें कि मैं सुबह उठ के अपने मनपसंद चिकित्सक के पास जाऊंगा या अपने मनपसंद अस्पताल में जाऊंगा। इसके छाती में तकलीफ़ के बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है जिसमें हम अच्छे से एक्ट कर सकते हैं और समझदारी से एक्ट कर सकते हैं, और उसमें हमको आगे कैसे बढ़ना है ये एक चिकित्सक ही बता सकता है। हम अपने मन में क्या आ रहा है वो उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है जितना विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे जिसको हम कहते हैं हार्ट की नसों में रुकावट, उसके लिए सर्जन के पास एक पद्धति है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास, साधारण भाषा में बाईपास ऑपरेशन। बाईपास ऑपरेशन समझने से पहले हमको ये समझना है बाईपास क्या है। जैसे आमतौर शहर के अंदर सड़कों में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसके लिए हम नए रास्ते बनाते हैं। जैसे जयपुर में 200 फीट बाईपास हुआ, D2 बाईपास हुआ, मतलब अब हमको एक नया रास्ता बनाना है। उस रुकावट को ठीक नहीं कर पाएंगे बट हम एक नया रास्ता बना देंगे। उसी प्रकार अगर खून हार्ट में मांसपेशियों में अच्छे से नहीं मिल रहा है रुकावट की वजह से, तो हम उसके लिए एक नया रास्ता बना देंगे। अब वो रास्ता कैसे बनाते हैं, अगला प्रश्न ये है। वो रास्ता हम अपने शरीर की नसों से बनाते हैं। वो नस लेते हैं हम, कुछ नसें हम पैर में से लेते हैं और कुछ नसें हम छाती के अंदर से ही लेते हैं। जो रुकावट है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत महीन रुकावट होती हैं, 1 mm 1.5 mm की रुकावट होती है। तो उसके लिए हम ब्लड को एक नया रास्ता देते हैं जो कि मांसपेशी को अच्छे से दोबारा से ब्लड दे सके, और एक नया टाइप का नसों का जाल हम हार्ट के लिए बना देते हैं। तो इसको हम मोटे भाषा में आमतौर पे कहते हैं बाईपास ऑपरेशन। पारंपरिक रूप से बाईपास ऑपरेशन हार्ट के छाती के बीच में चीरा लगा के होता है, जिसमें हम बीच में स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, हम इस स्टर्नम को काटते हैं, हार्ट तक पहुंचते हैं और उस पर बाईपास ऑपरेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टर्नम को जोड़ देते हैं। अगर लेटेस्ट एडवांसमेंट नवीनतम तकनीकों में देखें तो हम एक तकनीक होती है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, मतलब सूक्ष्म चीरे से सर्जरी, जो कि हम हार्ट के छाती के दाईं तरफ या छाती के बाईं तरफ चीरा लगा के 5 से 6 इंच का चीरा लगा के हम हार्ट तक पहुँचते हैं, और वही ऑपरेशन उतनी सफलता के साथ, उसी रिजल्ट्स के साथ हम वही ऑपरेशन कर पाते हैं। कई लोगों के मन में शंकाएं होती है कि बाईपास सर्जरी कराते हैं तो लाइफ रिस्क रहती है, इसमें कितनी सही? देखिए, लाइफ रिस्क अगर हम ये देखें तो कहाँ नहीं है। हम आज इस चर्चा में आए हैं, अपने अपने बयानों में आए हैं, तो उसमें भी लाइफ रिस्क है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अच्छी बात यह है, बेहतर प्रश्न ये होगा अगर हम ये पूछें कि बाईपास ऑपरेशन में रिस्क कितना है। तो आज की तारीख में हमारे लेटेस्ट तकनीकों से जो बाईपास ऑपरेशन का रिस्क जो आज से 20 साल पहले काफ़ी अधिक था, अब वही रिस्क अब हम 2 से 3% रिस्क है। मतलब 100 में से 2 से 3 मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अब हमको ये सोचना है कि हर मरीज के साथ एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है। उस मरीज में रिस्क कितना है या बेनिफिट कितना है। अगर हमको लगता है एक तराजू में तोलें और बेनिफिट ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है, तो हमको बाईपास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सर्जरी के बाद हमको वजन नहीं उठाना है, ये सावधानी रखनी है, बाकी कोई सावधानी नहीं रखनी है। व्यापारी पक्ष, क्लर्क जिनका डेस्क जॉब है, वे अपनी दुकानों पे अपने व्यापार में 1 महीने के अंदर वापस जा सकते हैं। 1.5 महीने के बाद हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, और 3 महीने के बाद तो आप हमको कहें साहब मेरे को पर्वतारोहण करना है, हमारी तरफ से पूरी आपको अनुमति है, आप पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। दूसरा, आपकी मनोशक्ति कितनी है, मन में मोटिवेशन कितनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे को जल्दी ठीक होना और इतने जल्दी अपने काम पे चलना है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
अगर आपको अच्छे से अंदर से मोटिवेटेड हैं, आपका परिवार आपको मोटिवेटेड रखता है, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आपको ये समझना है, सोचना है कि साहब ये एक मेरे लाइफ का एक फेस है, फटाफट फेस खत्म होगा और मैं अपने काम पे चलूँगा, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिकवरी के लिए। तो सब ये हार्ट के पेशेंट को मॉर्निंग वॉक से कोई रिस्क है, मॉर्निंग वॉक या सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई रिस्क है? अगर आपके हार्ट की बीमारी का इलाज हो जाता है, अगर आपको नसों में रुकावट है और आपकी समय पे एंजियोप्लास्टी हो गई है या बाईपास ऑपरेशन हो गया है, तो आपको ये समझना है अब आपके नसों में रुकावट नहीं है, अब उसके लिए नए रास्ते बन गए हैं या पुराने रास्तों को खोल दिया गया है। तो आप धीरे धीरे करके सब नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कुछ लोग जो साइकिलिंग चाहते हैं साइकिलिंग कर सकते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, सब नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकते। एंजियोप्लास्टी या हार्ट की बाईपास सर्जरी होने के बाद ये जो इकोस्प्रिन या ये जो हार्ट को पतला करने की जो दवाइयाँ होती है वो कितने दिन तक लेनी होती है? ये दवाइयाँ खून को पतला करने वाली दवाइयाँ आपकी हमेशा चलेंगी, क्योंकि खून पतला करने की दवाइयाँ अगर हम नहीं लेते तो स्टेंट को ब्लॉक होने के चांस होते हैं, और ये ओवरऑल रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को भी कम करता है, नए रुकावट बनने में भी फ़ायदा देता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर की दवाई भी? ब्लड प्रेशर की अगर आपको परेशानी है और ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो हृदय रोग चिकित्सक से मिलें, और अगर आवश्यकता है तो आपको दवाई। बट इन सब के पीछे एक मूल चीज़ है, वो है आपकी जीवन शैली में परिवर्तन। अगर आप ये सोचें मैंने बाईपास ऑपरेशन करा लिया है, एंजियोप्लास्टी करा ली है, और आप उसी प्रकार की जीवन शैली रखते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घूमने नहीं जाते, व्यायाम नहीं करते, खान पीन का देखभाल नहीं करते, तो हमारी ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाती है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो इलाज, नियमित रूप से व्यायाम, नियमित रूप से दवाइयाँ, और इन सब का कॉम्बिनेशन से ही आप हृदय रोगों से बचाव या उनका उपचार हो सकता है। जैसे भी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें 30, 35, 40 साल की उम्र से ही लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन और उनकी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अमूमन मैं ये मानता हूँ कि समाज में कोई भी व्यक्ति जब तक असहाय नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर के पास या सावधानी बरतने की बात ही नहीं सोचता है। तो इसके लिए कुछ हॉस्पिटल से या इस तरह के समय समय पर कॉन्फ्रेंस करके या इस तरह के पैकेज जिससे आदमी साल में 6 महीने में आकर के इस तरह की बात के लिए जागरूक हो सके। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिन रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि शुगर है या अपने ब्लड प्रेशर है, किसी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इन रिस्क फैक्टर से शरीर में कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। मेरी शुगर आज 400 हो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी 250 हो गई, 250 हो गई या 150 हो गई, मुझे पता नहीं चलेगा। हम जब चेक करेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन होता क्या है कि लगातार शुगर के ज़्यादा होने से, लगातार बीपी अनकंट्रोल रहने से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से ब्लॉकेज बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी शरीर के अंग, ऑर्गन्स जो हैं, जिनको भगवान ने बनाया था कि 80, 90, 100 साल तक चलें, वो इन रिस्क फैक्टर की वजह से जल्दी कम उम्र के अंदर, आज मुझे शुगर हो गई तो अगर 10 साल अनकंट्रोल रही तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी, और ऐसे ही मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन जाएंगे। तो जो मेरे को 80, 90 साल तक मेरा हार्ट या किडनी काम करना चाहिए था, वो 40, 50 साल के अंदर जवाब दे जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। हमको सिम्टम कब होंगे, जब मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे पेशाब निकलना बंद हो गया, या मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, तो अब फिर हम बोलेंगे साहब अब मेरे तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से ये जो चीज़ें होती हैं क्रोनिक बीमारियाँ कभी भी एकदम से नहीं होती, ये बीमारियाँ धीरे धीरे करके होती हैं, और जब एंड स्टेज आती है तभी हमारे शरीर को पता लगता है, उससे पहले पता नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने बात की कि हार्ट की बीमारी है या नहीं, ये पता करने की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में रिस्क फैक्टर कैसे हैं और हम उनको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ताकि ये बीमारियां हो ही नहीं, हम उसको पहले ही उसको रोक पाएँ। और इसके लिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जागरूकता हमको अपने यंगर जनरेशन, बच्चों में लानी है। अगर कोई कहे कि साहब 50 साल की उम्र में आपने 50 साल से कोई घूमा नहीं, आपने 50 साल से व्यायाम नहीं करा, और आप जी आप हर रोज 1 घंटा व्यायाम करो या 10,000 कदम चलो, तो वो थोड़ा मुश्किल है। हमको अपने परिवार में, अपने बच्चों में जागरूकता लानी है, उनको बताना है कि स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, व्यायाम की क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छे जीवन शैली की क्या इंपॉर्टेंस है, तंबाकू से कैसे बचें, मद्यपान से कैसे बचें, और जंक फूड उससे कैसे बचें, पौष्टिक खाने की इंपॉर्टेंस हमको बतानी है। ये चीज़ें हम अपने परिवार से चालू करेंगे तो हम आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी हमारी स्वस्थ रहेगी और हार्ट की प्रॉब्लम से बची रहेगी। 50 साल के पेशेंट के अंदर मोटिवेशन लाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है, बट अगर हम वो मोटिवेशन बचपन से ही चालू करें तो
वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल ये ट्रांसप्लांट के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या ये सक्सेस है? बिल्कुल साहब, ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण, एक ब्रेन डेड मरीज के जिनके परिजन या जिन्होंने पहले से अंगदान की सहमति दे रखी होती है, उनसे हम हार्ट लेकर या उनसे कोई भी ऑर्गन लेके, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, पैंक्रियाज है, वो लेकर एक बीमार आदमी जिनका हार्ट बिल्कुल खराब हो गया है, हृदय विफल हो गया है, उनको प्रत्यारोपण कर देते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आज की तारीख में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। 10 साल तक हम 90% लोग 10 साल तक जीवित रहते हैं और अच्छे से सब काम कर पाते हैं, क्योंकि अब उनका हार्ट बिल्कुल नवीनतम हो गया, बिल्कुल नया हो गया। तो इसका सक्सेस रेट पहले के मुकाबले अब बहुत है। हमको चिकित्सकों को हार्ट ट्रांसप्लांट करते हुए अब 50 से भी ऊपर साल हो गए। तो 50 साल में हमने ऐसी तकनीकें बना ली हैं कि इसकी जो सफलता है लंबे समय तक चले और मरीज लंबे समय तक स्वस्थ रहे। मैं डॉक्टर सुनील जी बेनीवाल का, डॉक्टर अच्छे जी शर्मा जी का और मेरे साथ ही पधारे सुरेश जी का, इन्होंने अच्छे क्वेश्चन किए, आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी और मैं बिल्डा हॉस्पिटल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस चर्चा में बुलाया। आज विशेषकर जानकारियां हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।